हेलो दोस्तों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। इसमें हम मध्य प्रदेश का पूरा जीके कवर करेंगे। अब ये जो जीके सीरीज गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें पूरे नए पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आपका एमसीक्यू टेस्ट रहेगा। हम डिटेल वाली भी सीरीज स्टार्ट करेंगे अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स सपोर्ट रहा तो। पूरी आपकी ए टू जेड एमपी जीके और सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। आपकी पटवारी की एग्जाम हो, कांस्टेबल की हो या आरक्षक की, आपकी जो आबकारी आरक्षक की कोई सी भी एग्जाम हो, सभी के लिए रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं। इन सभी के कोर्सेज भी आपके लिए आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइस, हम आपको बता दें कि इस चैनल पर अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। क्लियर है? तो इस चैनल को आप अच्छे से सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपके लिए आगे भी हेल्पफुल यहाँ का कंटेंट रहे। क्लियर है? तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ये है हमारा प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। गाइस, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपके कांस्टेबल के एग्जाम में बने हैं 2022 में, जो एग्जाम हुई है। हमने एनालिसिस करवाया था, आपका जीके की जुगाड़ आपको दी थी हमने, रामबाण सीरीज थी, जो कि सबसे सक्सेसफुल सीरीज थी यूट्यूब के इतिहास में। आपको बताइए, अगर आपने एग्जाम दी थी तो। क्लियर है? तो वो सभी पीडीएफ जो पुरानी है हमारे पास रखिए, अगर आप चाहते हैं तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे देंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। वो पूरी पीडीएफ रखिए, उनसे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है? तो गाइज, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, ये प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है। आई थिंक आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर क्या है, ये आप जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर है? तो आई थिंक आपने कमेंट कर दिया होगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर में। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का जो मंदिर है, ये मंदसौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। गाइज, यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि जो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का जो मंदिर है मंदसौर में, ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका शिवना नदी यहाँ पर बहती है मंदसौर में। इस शिवना नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। इसके अलावा मंदसौर से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मंदसौर से एक क्वेश्चन बनता है कि इसका प्राचीन नाम बताइए। तो मंदसौर का जो प्राचीन नाम है, ये है दसपुर। इसका प्राचीन नाम है। मंदसौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। शिवना नदी के किनारे। और ये पशुपति जो नाथ मंदिर है, ये भी शिवना नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? और यहाँ से पशुपतिनाथ से एक क्वेश्चन बनता है कि पशुपतिनाथ जो मंदिर है, ये किस शैली में निर्मित है। क्लियर है? तो गुप्त शैली में निर्मित ये मंदिर है, गुप्त शैली में। इस तरह से काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो हम ऐसे डिटेल वाली क्लास आपके लिए स्पेशल लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको पूरी डिटेल के साथ में एक एक चीजें बताई जाएंगी, और आपके ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। इसके अलावा अगर हम मंदसौर की और बात करें गाइस, तो देखिए मंदसौर जो जाना जाता है, ये स्लेट और पेंसिल के उद्योग के लिए बेसिकली जाना जाता है। तो ये जो है स्लेट और पेंसिल के उद्योग के लिए जाना जाता है मंदसौर। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, मंदसौर और नीमच, ये दोनों जो जिले हैं, ये अफीम उत्पादक जिले हैं। तो अफीम के लिए भी बेसिकली ये जाना जाता है मंदसौर। और मंदसौर का एक और आप याद रखिएगा, मंदसौर का जो किला है ये काफी फेमस है मंदसौर में। और एक पशुपतिनाथ मंदिर, ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा फेमस है मंदसौर में। तो गाइस, मंदसौर का जो किला है ये कहाँ पर है, ये मंदसौर जिले में ही स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ से आई थिंक इतनी जो जरूरी इंफॉर्मेशन दी है ये सफिशियंट है। ज्यादा भी हम कचरा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो जरूरी पॉइंट है वो हम कवर करेंगे, नहीं तो पता चला कि एक ही क्वेश्चन को समझाने में आधा घंटा कर दिया। तो इतना भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके समझ में आनी चाहिए चीजें। मुश्किल से हम 4-5 फैक्ट लेंगे एक एक क्वेश्चन के बारे में, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। और गाइज, आपको बता दें, अगर आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, क्योंकि ये डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे फ्री वाले, और पेड वाले भी मिल जाएंगे। फ्री टेस्ट सीरीज भी डालिए जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, और फ्री वाला हम डेमो आपको दे देंगे एमपी के जितने भी टेस्ट है। अगर आप चाहते हैं गाइज कि आपकी फ्री में प्रैक्टिस हो जाए, जो क्वेश्चन आप कवर कर रहे हैं इनकी आप फ्री भी टेस्ट भी चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर फ्री वाला एक कोर्स डिजाइन कर देंगे, उसमें डाल देंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए, जहां से आप तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसा मत समझिएगा कि आपके लिए हर एक चीज पेड रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हम फ्री में भी आपके लिए बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं। क्लियर है? तो चैनल को सब्सक्राइब और एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के सबसे अधिक मेले किस जिले में आयोजित होते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो मेले लगते हैं ये कहाँ पर लगते हैं, तो ये लगते हैं आपके उज्जैन में। उज्जैन में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मेले लगते हैं।
यहाँ पर लगभग लगभग अगर हम बात करें गाइस मेलों की, तो ये होते हैं 200-250 के समथिंग होते हैं, बट एग्जैक्ट अगर संख्या पूछी जाए तो 227 मेले यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। तो उज्जैन में 227 मेले लगते हैं। और एमपी की, ऑल ओवर एमपी की बात करें कि मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में कितने मेले लगते हैं, तो 1400 मेले लगभग लगते हैं। अब देखिए ये जो संख्या है एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, बट जो बुक्स में ये मेंशन है चीजें, तो उसमें 1400 हैं। तो ये जो चीजें हैं ये लगभग है, ये फुल प्रूफ नहीं है कितने मेले लगते हैं, क्योंकि छोटे बड़े जो मेले होते हैं इनको मिलाकर 1400 होते हैं ये। तो और भी कई सारे मेले लगते हैं मध्य प्रदेश में, तो लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 1400 के समथिंग मेले मध्य प्रदेश में आयोजित होते हैं। क्लियर है। और इसमें सबसे ज्यादा जो मेले लगते हैं ये उज्जैन में लगते हैं 227 मेले। और एक और क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में बताइएगा कि सबसे कम मेले जो लगते हैं ये कहाँ पर लगते हैं। तो सबसे कम जो मेले लगते हैं, सबसे कम मेले जो लगते हैं ये कहाँ पर लगते हैं, होशंगाबाद जिले में लगते हैं ये, होशंगाबाद जिले में। यहाँ पर कितने मेले लगते हैं गाइस, यहाँ पर ओनली 13 मेले लगते हैं। होशंगाबाद जिले में सबसे कम मेला 13 मेले लगते हैं, और सबसे ज्यादा लगते हैं आपके उज्जैन में, पूरे एमपी में 1400 मेले लगते हैं। क्लियर है। और आपको बताइएगा कि उज्जैन का, मध्य प्रदेश का सबसे जो बड़ा मेला है ये कौन सा है, सिंहस्थ महाकुंभ है, जो कि उज्जैन में ही आयोजित किया जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, कहाँ पर लगता है। क्लियर है। और कब लगता है, प्रत्येक कितने वर्षों में लगता है, तो ये सभी चीजें आपको पता है ऑलरेडी। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, जितनी भी करंट की अपडेट होती है सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है। हर एक वैकेंसी से रिलेटेड अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, उनको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने जो अनुसार जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनसे 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महान संगीतज्ञ राजा भैया पूंछ वाले किस घराने से संबंधित थे। देखिए गाइस इस बार जो है ग्वालियर घराना, मेहर घराना, सतना, इंदौर, ये जो घराने हैं इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस कांस्टेबल में पूछे गए थे। आपकी पटवारी हो, कांस्टेबल हो या आबकारी आरक्षक हो, यहाँ से क्वेश्चन आना पॉसिबल है। क्लियर है। तो महान संगीतज्ञ राजा भैया पूंछ वाले किस घराने से संबंध है, इनका जो संबंध है ये ग्वालियर घराने से है। अब देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि किस एग्जाम में पूछा गया है, ताकि आपको पता चले गाइस, जो लोग नए हैं उनको पता चले कि ये क्वेश्चन जो है हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं बता रहे कि कुछ और ही उठाकर बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आए वो है क्वेश्चन है वही बता रहे हैं, तो नए लोग जो है उनको ये पता चल पाए। बाकी आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी को पता ही है कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। ग्वालियर घराने से संबंध है राजा भैया पूंछ वाले का, ग्वालियर घराने से। गाइस इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं राजा भैया पूंछ वाले से। इनका जन्म कब हुआ और इनका जो बचपन का नाम है ये भी कभी कई बार पूछ लेता है, पीएससी भी पूछ लेता है कई बार, और पीएससी का लेवल का क्वेश्चन जो है अभी यहाँ पर पूछने लगा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जन्म की। तो राजा जो भैया पूंछ वाले हैं इनका ग्वालियर घराने से संबंध है। इनका जन्म हुआ है 1882 में, और आपसे अगर तारीख भी पूछ ली जाए तो 12 अगस्त को हुआ था, 12 अगस्त को। अभी देखिए खिलाड़ी का, कांस्टेबल में खिलाड़ियों का निधन भी पूछा गया है, तो जन्म की कोई बड़ी बात नहीं है, जब निधन का पूछ लिया कि कब निधन हुआ है तो जन्म भी पूछा जा सकता है। क्लियर है। और इनका जो मूल नाम है इनका, ये क्या है, तो इनका मूल नाम है कृष्ण राव। देखिए यहाँ पर बाल कृष्ण राव इनका पूरा नाम है, बाल कृष्ण आनंद राव इनका पूरा नाम है, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। और ये जो है ग्वालियर घराने से संबंधित है। अगर इनके अगर बात की जाए कि ये किससे संबंधित है, तो देखिए तान से इनका संबंध रहा है, तान से। संगीतो वासना से रहा है इनका संबंध, संगीतो वासना से। इसके अलावा ठुमरी से भी इनका संबंध रहा है, ठुमरी के अलावा तारंगिनी, इन 3-4 चीजों से इनका संबंध रहा है। इसके लिए जिनके लिए प्रसिद्ध थे, तो तान हो गया, ठुमरी हो गया, तारंगिनी हो गया और संगीतो वासना हो गया। ये क्वेश्चन में दे सकता है कि राजा भैया पूंछ वाले का संबंध बताइए निम्न में से किससे रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैजनाथ मिश्रा एक रिक्त स्थान संगीतकार थे। बैजनाथ मिश्रा जिनको किस नाम से जाना जाता है, आई थिंक आप सभी को पता ही है, इनको बैजू बावरा के नाम से जाना जाता है, बैजू बावरा के नाम से इनको जाना जाता है, बैजू बावरा, बैजनाथ मिश्रा को। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा बैजनाथ मिश्रा। अब बैजू बावरा हमने आपको इनका रियल नाम बता दिया है, अब आपको क्लियर होगा बैजू बावरा को जो संबंध रहा है, ये संगीत ध्रुपद संगीतकार थे, क्या थे, ध्रुपद। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बैजनाथ मिश्रा एक ध्रुपद संगीतकार थे, इनका दूसरा नाम बैजू बावरा है। और एक और नाम इनकी अगर पूछा जाए, देखिए 2 नाम इनके ज्यादातर जाने जाते हैं, एक बैजनाथ मिश्रा, दूसरा बैजू बावरा।
और एक है बैजनाथ प्रसाद। बैजनाथ प्रसाद, तो ये जो नाम है, 3 नाम इनके ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। गाइस अगर हम बात करें कि ये जो बैजनाथ मिश्रा है, बैजनाथ मिश्रा, ये कहाँ किसके दरबार में गायक थे? तो गाइस ध्रुपद गायक थे, ये याद रखिएगा। और ये ग्वालियर के जो राजा थे, ग्वालियर के राजा थे, इनका क्या नाम था? तो मान सिंह, राजा मान सिंह थे ग्वालियर के राजा। तो इनके दरबार में एक प्रसिद्ध ध्रुपद गायक ये थे, बेजू बावरा। तो आप ये याद रखिएगा, इनका नाम तो हमने आपको बता ही दिया है। तो ये 2-3 चीजें हैं। गाइस यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि बताइए बैजनाथ मिश्रा किसके समकालीन थे या बेजू बावरा किसके समकालीन थे। इस तरह से अगर क्वेश्चन बने तो आप याद रखिएगा तानसेन के ये समकालीन थे। तानसेन की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ग्वालियर में है। और बेजू बावरा की समाधि कहाँ पर है? बेजू बावरा तो चंदेरी में इनकी समाधि है, याद रखिएगा चंदेरी में इनकी समाधि, चंदेरी में है बेजू बावरा बैजनाथ मिश्रा की। तानसेन की समाधि ग्वालियर में है, मोहम्मद गोश की समाधि के बाजू में मकबरा बेसिकली इनको बोला जाता है, तानसेन का मकबरा। तो इस तरह से याद रखिएगा, बेजू बावरा की जो समाधि है चंदेरी में ये है, और बैजनाथ मिश्रा तानसेन के समकालीन थे। ये आप स्पेशली याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में कांस्टेबल में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, नसीर अमीनुद्दीन डागर एक विख्यात थे। नसीर अमीनुद्दीन डागर जो थे ये एक विख्यात ध्रुपद गायक थे। ध्रुपद गायक हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगर इनकी शैली भी आपसे पूछ ली जाए कि किस शैली से इनका संबंध रहा है, इनका डागर वाणी से संबंध रहा है, डागर वाणी से इनका संबंध रहा है। इनका नाम ही जैसे क्लियर है, तो नसीर अमीनुद्दीन डागर, डागर वाणी से इनका संबंध रहा है। शैली अगर इनसे पूछा जाए तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इंदौर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1923 में। क्लियर है? तो नोट डाउन अगर आप कर रहे हैं तो नोट डाउन भी करते चलिएगा, और नहीं कर रहे तो अच्छे से आप रिवीजन एक बार इसका कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको, हमारी 2022 की करंट अफेयर कंप्लीट ई बुक है ये हमारी, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर अपडेट है। अभी अक्टूबर का अपडेट कर दिया गया है, क्योंकि अभी नवंबर खत्म नहीं हुआ है। तो नवंबर जैसे ही खत्म हो जाएगा पूरा, नवंबर की भी अपडेट कर देंगे। उसके बाद में दिसंबर खत्म होने के बाद में दिसंबर की भी अपडेट कर देंगे। इस हिसाब से पूरा अपडेट कर दिया जाएगा। इसमें अक्टूबर तक का पूरा अपडेट है। इसके अलावा टॉपिक वाइज जितने भी है 20+ टॉपिक, वो भी हमने अपडेट कर दिए है। आप डेमो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। काफी स्पेशल है, एमपी की बेस्ट है। एमपी में गाइस इसकी अच्छी ई बुक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें कचरा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीजें हैं पॉइंट टू पॉइंट है। इमेजेस भी इसमें डाले ताकि आप एक बार पढ़े तो आप आसानी से उसमें इमेज देख के समझ पाए, और उस इमेज से ही आपको तुरंत याद आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या हमने पढ़ा था। आप डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, मैं ज्यादा और नहीं बताना चाहूंगा आपको। डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है। इसके अलावा 2021 की भी बुक अवेलेबल है, इस पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये प्राइस आप जो दे रखी है इस प्राइस पे नहीं है, ये पुराना बैनर है, बट आपके लिए काफी अच्छे स्पेशल ऑफर है। इसके अलावा 2020 की भी बुक अवेलेबल है। इन सबकी जो प्राइस है ये जो दे रखी है ये नहीं है, मैं बैनर चेंज करना भूल गया इसलिए। और हमारा एमपीजीके का स्पेशल कोर्स है, जिसमें टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल दी जाती है। तो ये सभी कंप्लीट पूरा कोर्स हो चुका है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है फिर भी, तो इन नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा एमपीजीके का कोर्स हमने कंप्लीट करवा दिया है। इससे आपका पूरा एमपीजीके कवर हो जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है, वीडियो लेक्चर भी और पीडीएफ भी है। तो आपको सारी दिक्कत समाप्त यहाँ से हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिएगा कि खरबूजा महल, मोती महल, जहांगीर महल और नौखंडा महल। अब ये जो 4 महल आपको दे रखे हैं, इनको आपको सही क्रम में लिखना है, सही क्रम में मिलाना है कि कौन सा महल कहाँ पर स्थित है। देखिए खरबूजा जो महल है, खरबूजा महल ये धार में है, आप सभी को बताइए। नहीं पता है तो आप याद करना पड़ेगा ये चीजें। तो खरबूजा महल कहाँ पर है? ये धार में है हमारा, धार में ये हमारा क्या रहेगा? पहला तो ये आ जाएगा ए नंबर पे। इसके बाद में मोती महल कहाँ पर है? तो मोती जो महल है ये है मंडला में। मोती महल बेसिकली गाइस कई सारी जगहों पर है। क्लियर है? तो आपको थोड़े ऑप्शंस भी देखने हैं। पहले हम जहांगीर को देख लेते हैं। जहांगीर महल कहाँ पर है? जहांगीर जो महल है ये आपका सभी को पता ही है। जहांगीर महल कहाँ पर है? ये ओरछा में है आपका। तो ओरछा यहाँ से हमारा इसका सी हो जाएगा। और नौखंडा महल कहाँ है? नौखंडा जो महल है ये आपका चंदेरी में है। क्लियर है? अब कौन सा बचा? मोती महल मंडला, तो ये मंडला हो जाएगा बी वाला। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा जो क्रम रहेगा वो रहेगा 2, 2 के बाद में 1, फिर 4, 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 किसमें दिख रहा है?
2 1 4 3 फर्स्ट वाले में दिख रहा है, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? इस तरह से आपको इनका मिलान करना है अच्छे से। मैंने इसलिए ही आपको स्मूथली और बिल्कुल आराम से बताया ताकि आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है पीएससी में पूछे जाते हैं। क्लियर है? पीएससी में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, बट इस तरह के जो क्वेश्चन है अभी व्यापम भी पूछने लगा है, इस बार कांस्टेबल में पूछे गए, इसलिए इन क्वेश्चनों को हमने ऐड किया ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको अच्छे से मिलाने आना चाहिए। क्लियर है? तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम इसीलिए आपको थोड़े स्टार्टिंग से और आराम से बता रहे चीजें, आपको जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य प्रदेश ताम्रपाषाणिक स्थल नहीं है? इनमें से जो स्थल नहीं है ताम्रपाषाणिक वो आपको बताना है। तो कौन सा स्थल नहीं है? देखिए कायता हमारा है, एरन भी है और नवदा टोली भी है। कायता कहाँ पर है? उज्जैन में है। नवदा टोली कहाँ पर है? ये खरगोन में है आपका। और एरन कहाँ पर है? ये सागर में है। बाकी ये जोरवे जो है ये आपका एमपी में नहीं है, ये एमपी के बाहर का है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि इसमें लिखा रहे मध्य प्रदेश ताम्रपाषाणिक स्थल नहीं है। अगर इसमें मध्य प्रदेश नहीं होता ना तो फिर हो सकता था ये कि इसमें से सभी क्वेश्चन सही होते ऑप्शन। क्लियर है? बट ये मध्य प्रदेश के फेवर में क्वेश्चन है, तो जोरवे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अभी हम डिटेल आपको बताते हैं, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अब गाइज हम कायथा की बात करें तो मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाणिक स्थल है ये कायथा, जो कि आपका उज्जैन जिले में आता है। एरन कहाँ पर है? तो ये सागर जिले में आता है एरन। और नवदा टोली जो कहाँ पर आता है? ये आपका खरगोन जिले में आता है। क्लियर है? तीन तो मध्य प्रदेश के हो गए, और ये एक जो बचा है जोरवे, ये आता है आपका किस स्टेट में आता है? तो ये महाराष्ट्र में आता है आपका, महाराष्ट्र राज्य में। और महाराष्ट्र का जो ताम्रपाषाणिक स्थल है ताम्रपाषाण कालीन, ये जोरवे ही है। तो इसलिए यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये एमपी का नहीं है, ये महाराष्ट्र का है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप की नींव किसने रखी थी? सांची स्तूप की जो नींव रखी गई थी ये रखी गई थी सम्राट अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप की नींव रखी थी। सांची का जो स्तूप है ये कहाँ पर है? तो सांची में स्थित है ये आपका सांची। ये किस जिले में आती है? रायसेन जिले में आती है। सांची बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये सांची रायसेन में स्थित है। विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध विश्वविद्यालय तो ये सांची में ही है, रायसेन जिले में। सांची में क्या है? इस तरह से भी क्वेश्चन आपकी व्यापक पूछ लेता है कभी कभार कि बताइए रायसेन जिले के सांची में क्या है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन रहेगा वो इस तरह से होगा, बौद्ध स्तूप या फिर और किसी स्तूप। तो बौद्ध स्तूप आपका सही जवाब रहेगा। इसके अलावा गाइस जो सांची का स्तूप है इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो विश्व धरोहर की सूची में इसको कब ऐड किया गया है? 1989 में, इसको 1989 में शामिल किया गया है। और यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय भी है, जो कि हमने अभी बताया था आपको, ये सांची रायसेन में स्थित है। इसका जो शिलान्यास किया था ये कब किया गया था? ये किया गया था गाइस 2012 में। 2012 में ये किया गया था। इतनी सारी याद रखिएगा। और केतियागिरी का जो मेला लगता है केतियागिरी, ये बेसिकली अगर इस तरह से क्वेश्चन बने तो ये सांची ही आपका सही जवाब रहेगा। ये भी व्यापम काफी बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को किस नाम से या रूप से जाना जाता है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा, देखिए एरन खिलजी बाबर मदरसा या उजर। तो चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसे को उजर के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको उजर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए ये जो पुराना मदरसा है इसको उजर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कब और किसने करवाया था? तो महमूद खिलजी इसने इसका निर्माण करवाया था। खिलजी ने कब करवाया था? तो ये 1400 के समथिंग करवाया था, 1450 के समथिंग ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और ये एक संरचना होती है मदारिस जिसको बोला जाता है, बेसिकली ये मदरसा होता है। और मदारिस जिसको बोला जाता है मदारिस इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि बताइए मदारिस किसे बोला जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चंस बने हैं। मौर्य काल से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बने हैं कि मौर्य काल में इसको ये कहा जाता था, तो बताइए अब क्या कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन बने हैं। तो मदारिस जो बोला जाता है गाइस, ये शिक्षक को बोला जाता है। किसको? शिक्षक को बोला जाता है। मदरसा में जो मदारिस होते हैं उनको शिक्षक बेसिकली हम हिंदी में बोल सकते हैं। इनका जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, मतलब कि किसको क्या बोला जा सकता है। इसके अलावा एक वर्ड होता है दारुल। तो दारुल को दारुल उलम होता है।
दारुल उलूम ये होता है। अब इसको विश्वविद्यालय हम बोलते हैं, विश्वविद्यालय इसको उस लैंग्वेज में दारुल उलूम बोला जाता है। और आलिम जो होते हैं यहाँ पर, आलिम इनको कुलपति बोला जाता है, कुलपति, कुलपति बोला जाता है। तो ये जो बेसिकली यहाँ से जो उबर है, उजर, इससे रिलेटेड ही हम ये वर्ड आपको बता रहे हैं। इनके आप याद भी रखिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको उजर में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये उजर क्या है। क्लियर है? तो उजर जो है एक इमारत का मकबरा है। उजर क्या है? एक मकबरा है, एक इमारत का, जिसे मदरसे में परिवर्तित कर दिया गया है। क्लियर है? ये इमारत का एक मकबरा है जिसे मदरसे में परिवर्तित कर दिया गया है। और मदरसा में मदारिस होता है, मदारिस जिसको शिक्षक बोला जाता है, दारुल उलूम जो होता है जिसको विश्वविद्यालय बोला जाता है, और आलिम जो होता है, आलिम अभी हमने बताया आपको, इसको कुलपति बोला जाता है। तो गाइज यह जो संरचना है मदारिस और दारुल उलूम के आलिम की कब्र है बेसिकली, जिसको उजर कहा जाता है, और इसको मदरसे में परिवर्तित कर दिया गया है। और ये कहाँ पर है? चंदेरी के पास है। 15वीं सदी में निर्मित करवाई गई थी, अलाउद्दीन महमूद खिलजी ने करवाई थी 1450 में। अगला क्वेश्चन है तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तीजन बाई जो है ये पंडवानी के लिए है, और इस बार भी कांस्टेबल में आपका पूछा गया था, 3 स्टार आप लगा लीजिएगा। पंडवानी, तीजन बाई जो है पंडवानी के लिए प्रसिद्ध है। और गाइस यहाँ से तीजन बाई जो है ये लोकगीत नाटिका है, नाट्य की पहली महिला कलाकार है पंडवानी की। तो पंडवानी से इनका क्वेश्चन बनना 110% पॉसिबल है, क्योंकि पंडवानी लोकगीत की पहली महिला कलाकार है, लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार ये हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन आपका बनेगा। और ये कहाँ की है? तो ये छत्तीसगढ़ की है बेसिकली, छत्तीसगढ़। तीजन बाई जो है छत्तीसगढ़ की ये है, और एमपी से इनका संबंध है। बट पंडवानी जो लोक नाट्य है, लोकगीत नाट्य, इसकी पहली महिला कलाकार है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है गायकों का बसदेव समुदाय संबंधित है। गायकों का जो बसदेव समुदाय है ये बघेलखंड जिले से संबंधित है। बघेलखंड हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। इसके अलावा भी बघेलखंड जो है इसके कई अन्य लोकगीत भी हैं। अगर हम उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो गाइज यहाँ पर एक आता है आपका बिरहा। बिरहा के अलावा एक विदेशिया भी होता है यहाँ पर, विदेशी या विदेशिया। क्लियर है? ये विदेशी होता है। और फाग दीवारी भी यहाँ पर बेसिकली प्रचलित है, दीवारी। तो इस तरह से 2-3 और होते हैं बघेलखंड के। बासदेव समुदाय से संबंधित है गायकों का बासदेव समुदाय बघेलखंड। यहाँ के लोकगीत बिरहा, विदेशी या विदेशिया, पग्गर, क्लियर है, फाग, दीवारी। तो ये होते हैं, 1-2 और होते हैं। क्लियर है? तो वो हम आगे कभी कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? सोनागिरी के प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? दतिया जिले में है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सोनागिरी की दतिया में प्रसिद्ध जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से याद रखिएगा ये प्रसिद्ध। और इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए दतिया के सोनागिरी में किस धर्म के मंदिर देखने को मिलते हैं? तो जैन धर्म के मंदिर है, ये जैन धर्म के मंदिर है। यहाँ से हम पूरा इनके बारे में डिटेल कवर करेंगे। देखिए दतिया की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये दतिया जो है ये सोनागिरी, दतिया को सोनागिरी तीर्थ के रूप में जाना जाता है। दतिया जिले को इसके लिए जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है सोनागिरी तीर्थ, इसके लिए इसको जाना जाता है दतिया को। दतिया में इसके अलावा पीताम्बरा पीठ भी स्थित है, पीताम्बरा पीठ, इसके लिए भी जाना जाता है। और ये पीताम्बरा जो पीठ है दतिया में, पीताम्बरा पीठ, ये एकमात्र शक्तिपीठ है, इसलिए ये बेसिकली दतिया जाना जाता है। अगर हम दतिया की कुछ डिटेल और देखें, थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं, तो देखिए पहले इसको दतिया को दिलीप नगर के नाम से जाना जाता था दतिया को। और यहाँ से अशोक के कुछ अभिलेख भी प्राप्त हुए। गुर्जरा जो स्थान है यहाँ पर, गुर्जरा से अशोक के कुछ अभिलेख भी जो प्राप्त हुए उस, और जो अभिलेख मिले हैं गाइस उनमें अशोक का जो नाम है वो अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक जो मिलता है गुर्जरा से अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें मिलता है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो अभिलेख मिला है ये अशोक का नाम का है, ये तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया। पीताम्बरा शक्तिपीठ है, दिलीप नगर के नाम से जाना जाता है, जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन और बनता है
सर्वाधिक सिंचित जिला, सर्वाधिक जो सिंचित जिला है ये कौन सा जिला है? तो ये आपका दतिया जिला ही है, सर्वाधिक सिंचित जिला है ये। क्लियर है? तो ये इतने सारे पॉइंट आप याद रखिएगा दतिया जिले के बारे में। हम कोई भी क्वेश्चन हो उस जिले को एक बार में ही कवर आपको करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है कच्छ यात मंदिर स्थापत्य कला कहाँ देखने को मिलता है? कच्छ यात मंदिर स्थापत्य कला जो देखने को मिलता है ये ग्वालियर में देखने को मिलता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए ग्वालियर की अगर हम स्पेशली चीजें कवर करें तो काफी सारी चीजें हमें ग्वालियर में देखने को मिलती है, जैसे तानसेन का मकबरा सबसे प्रमुख है। इसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी यहाँ पर है। महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक विश्वविद्यालय भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर, इसका देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अलावा एनसीसी का प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं पर है, महिला का, यानी एनसीसी महिला प्रशिक्षण केंद्र। इसके अलावा गाइस एजीएमपी का जो कार्यालय है ये भी आपका यहीं पर देखने को मिलता है। काफी सारी चीजें हैं ग्वालियर में। और ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था, ग्वालियर की स्थापना किसने की थी, इस तरह से भी काफी सारे क्वेश्चन हम आपको अब स्टार्टिंग से, देखिए पहले तो हमने पूरा एमपीजी आपको कवर करवा दिया था कांस्टेबल के टाइम पे, बट हम आपको अब स्टार्टिंग से सारी चीजें कवर करवा रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये हमने कवर करवा दिया है, हम जीरो से लेकर ऊपर तक चलेंगे, यानी स्टार्टिंग से ही पूरे चलेंगे। हम ऐसा मान के चलेंगे कि अगर कोई पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर हम चलेंगे साथ में, ताकि वो भी हमारे साथ अच्छे से तैयारी कर पाए। तो गाइज यहाँ से कच्छियात मंदिर स्थापत्य कला जो देखने को मिलता है बेसिकली ये ग्वालियर जिले में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है भूमिज शैली के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? भूमिज शैली के मंदिरों का जो निर्माण करवाया था परमार वंश के शासकों ने करवाया था। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? और परमार वंश के जो शासक है सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे राजा भोज, आपको पता ही है परमार वंश के शासक थे ये, और इन्होंने काफी अच्छा काम किया था, इसलिए आप इन सबको जानते हैं। क्लियर है? तो भूमिज शैली और नागर, यहाँ पर एक और नागर शैली की भी बात अगर आई है तो हम थोड़ा सा बता दें, ये जो नागर शैली है ये किसकी उपशैली है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है नागर शैली। तो भूमिज जो शैली है, भूमिज शैली इसकी उपशैली है नागर शैली। तो याद रखिएगा भूमिज शैली की उपशैली होती है नागर शैली, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो परमार वंश द्वारा भूमिज शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और इसका एक अगर हम उदाहरण भी आपको दिखाएं तो भोजपुर का जो शिव मंदिर है, भोजपुर का शिव मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। राजा भोज के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। क्लियर है? तो अभी कांस्टेबल में ये क्वेश्चन बना था गाइज आपका कि भोजपुर का जो मंदिर है, भोजपुर का शिव मंदिर है, इसका जो शिवलिंग है इसकी ऊंचाई पूछी थी कि कितने फीट का वो शिवलिंग है, इस तरह से क्वेश्चन बना था आपका, फिट आपसे पूछ लिया था। और इसी तरह एक आगर मालवा में मंदिर है आपका गणेश जी का मंदिर, तो वहां से शिखर की ऊंचाई पूछी थी कि शिखर के ऊपर जो कलश की ऊंचाई है ये कितने फीट की है। तो इस तरह से इतने डीपली क्वेश्चन जा रहे हैं। आपको इस बार एक एक चीजें कवर करनी है, क्योंकि पता ही आपकी पटवारी में कितना कट ऑफ जाता है और कितने कम पोस्ट है, इसलिए सारी चीजें हम आपको पूरी डिटेल के साथ और डीपली हम कवर करवा रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम आपको ये जो चीजें बता रहे हैं ये नहीं आएंगी, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, हमने पिछली बार भी आपको बताया था। क्लियर है? तो भोजपुर जो मंदिर है ये भूमिज शैली का ही एक उदाहरण है। भोजपुर मंदिर ये कहाँ पर आता है, रायसेन जिले में ये आपका आता है। क्लियर है? तो इतनी सारी चीजें हम आपको कवर करवा दिए। और ये किसको समर्पित है, तो शिव भगवान जी को समर्पित है ये मंदिर, शिव भगवान जी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है धार्मिक नगरी उज्जैन के निम्न स्थल शामिल है। धार्मिक नगरी उज्जैन में निम्न में से कौन कौन से स्थल शामिल है, ये आपको यहाँ पर आपको लगाना है टिक। तो देखिए महाकाल जो मंदिर है ये कहाँ पर है, उज्जैन में है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा मंगलनाथ जो मंदिर है ये कहाँ पर है, उज्जैन में है, बिल्कुल सही है। जंतर मंतर कहाँ पर है, जंतर मंतर, तो ये आपका देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको 3 ऑप्शन और दे रखे, पूरे 5 है, जटाशंकर, संदीपनी आश्रम और जंतर मंतर। जंतर मंतर भी उज्जैन में ही है। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, और संदीपनी आश्रम भी आपका उज्जैन में ही है। ये सभी चीजें उज्जैन में है। एक जटाशंकर जो है ये उज्जैन में नहीं है। तो हमारा क्या रहेगा ऑप्शन, हमारा रहेगा 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3, 5 किसमें मिल रहा है, ऑप्शन सी में मिल रहा है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 1, 2, 3, 5 यानी महाकाल मंदिर, मंगलनाथ का मंदिर,
जंतर मंतर और संदीपनी आश्रम। ये चारों चीजें आपकी उज्जैन में जटाशंकर नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं डिटेल बता दूं आपको। गाइस बृहदहरि की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर है, तो ये आपकी उज्जैन में है बृहदहरि की गुफाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पृथ्वी का केंद्र भी गाइस आपका यहीं पर है। मंगलनाथ का जो मंदिर है यहाँ पर पृथ्वी का केंद्र है बेसिकली, इसलिए इसको मंगलनाथ को ज्यादातर जाना जाता है। और यहाँ पर गोपाल मंदिर भी काफी फेमस है जो कि आपको याद रखना है। और इसके अलावा अगर हम जटाशंकर मंदिर की बात करें, जटाशंकर मंदिर की, तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपका पंचमढ़ी में देखने को मिलता है जटाशंकर मंदिर, ये आपका उज्जैन में नहीं है। अब यहाँ पर उज्जैन से रिलेटेड हम अगर बात करें थोड़ी सी और संदीपनी आश्रम के बारे में, तो भगवान कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। आप सभी को पता ही है संदीपनी आश्रम में। तो संस्कृत शिक्षा के प्रचार के लिए 2008 में महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की गई थी, उज्जैन में ही की गई थी। महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 2008 में। और किसके लिए की गई थी, संस्कृत शिक्षा के प्रसार के लिए ये जो स्थापित किया गया था विश्वविद्यालय। और एशिया का सबसे बड़ा जो सोयाबीन संयंत्र है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र ये भी आपका उज्जैन जिले में ही देखने को मिलता है। अभी हमने मेले वाले में बताया है आपको कि उज्जैन में सबसे अधिक मेले लगते हैं, 227 मेले उज्जैन में लगते हैं पूरे एमपी में 1400 मेलों में से। क्लियर है, तो वो भी आपका क्लियर हो चुका है पॉइंट। बाकी यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है। अभी गाइस हाल ही में महाकालेश्वर कॉरिडोर भी बनाया गया है जिसको महाकाल लोक का नाम दिया गया है। क्लियर है, तो महाकाल लोक जिसका नाम दिया गया है वो आप कवर फिर में आपको कवर करवा देंगे। अगर आपने अभी तक ई बुक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। ई बुक में गाइस महाकाल कॉरिडोर के बारे में स्पेशली हमने एक आर्टिकल दिया है पूरा, उसमें एक एक चीज उससे रिलेटेड डाली है, सारी चीजें इमेजेस भी डाले हैं। आपको आसानी से देखते ही एक एक चीज याद हो जाएंगी क्योंकि इस तरह से हमने वो डिजाइन की है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबा साहबुद्दीन औलिया का मेला मध्य प्रदेश के किस स्थान पर लगता है। बाबा साहबुद्दीन का औलिया का जो मेला है ये मध्य प्रदेश के नीमच में लगता है। कहाँ पर लगता है, नीमच में ये मेला आयोजित किया जाता है, नीमच मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और बेसिकली इसको साहबुद्दीन औलिया की मज़ार भी बोला जाता है, साहबुद्दीन बाबा साहबुद्दीन औलिया का मेला भी बोलते हैं और इसको मज़ार भी बोला जाता है। और यहाँ पर कई लोग मेले का भी जिक्र करते हैं कि मेला वर्ड यूज करते हैं, और कई लोग जो है उर्स भी इसको बोलते हैं। क्लियर है, तो आप जो भी बोले बात एक ही है क्योंकि ये एक ही ये दोनों चीज़ें क्लियर है और एक ही टाइम पर लगता है, जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं। तो इसमें हमको कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि हमें क्वेश्चन याद रखना है, बाबा साहबुद्दीन औलिया का मेला या बाबा साहबुद्दीन औलिया की उर्स नीमच में लगती है, तो नीमच यहाँ से याद रखिएगा। और उसके अलावा अफीम उत्पादक जिला है नीमच और मंदसौर जिले आपके। सीआरपीएफ का जो है केंद्र है, प्रशिक्षण केंद्र ट्रेनिंग सेंटर सीआरपीएफ, ये यहीं पर है आपका नीमच में, नीमच में है आपका सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर। इसके अलावा यहाँ पर एक गांव है गाइस, झातला गांव, झातला गांव नीमच में। ये जो है मध्य प्रदेश का, या बात करें हम पहला ग्राम न्यायालय जो स्थापित किया गया था ये नीमच के झातला गांव में ही प्रारंभ किया गया था, पहला ग्राम न्यायालय। तो ये जो स्थापित किया गया था पहला, ये आपका झातला नीमच जिले के झातला गांव में ही किया गया था, पहला ग्राम न्यायालय। तो ये याद रखिएगा क्योंकि पहला जो वर्ड लग जाता है ये इंपॉर्टेंट होता है और स्टैटिक जीके से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है उज्जैन में सिंगस्त मेला कब आयोजित होगा। देखिए यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बना है कि उज्जैन में जो सिंगस्त का मेला आयोजित होगा ये कब आयोजित होगा। क्लियर है, तो नेक्स्ट अब अभी पिछली बार की हम देखें तो ये कब आयोजित हुआ था, 2016 में हुआ था। अब कब होगा तो आपको पता ही है, हर 12 साल के अंतराल में ये जो मेला है उज्जैन में आयोजित होता है। तो 12 साल और अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2028। अगर आपको डायरेक्टली पता नहीं है तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया है। लास्ट टाइम का मुझे पता था 2016 में हुआ था, हर 12 साल में लगता है ये भी मुझे पता था, तो उसमें 12 में 16 ऐड कर लिए 2028 हो गए। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2028 में। इस तरह से मैंने आपके लिए बताया है कि अगर आपको नहीं पता चलता है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। क्लियर है, और 2016 के पहले कब हुआ था तो उसमें और 12 माइनस कर दीजिएगा, इस तरह से आप कर लीजिएगा।
इसके अलावा पूछा जाए कि 2028 के बाद में कब आयोजित होगा, तो उसमें और 12 ऐड कर लीजिएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, आप कोई भी संख्या पूछ ली जाए, क्योंकि कैलकुलेटिव होते हैं ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन, उनको आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो गाइस उज्जैन में ये आयोजित होता है सिंहस्थ मेला, 2016 में हुआ था, अब 2028 में आयोजित होगा। भारत में टोटल 4 जगहों पर ये मेला लगता है। अब ये मेला भारत में 4 जगहों पर लगता है। कहाँ कहाँ पर लगता है भारत में, ये भी हम आपको बता दें। पहले नंबर पर आता है आपका उज्जैन, उज्जैन में लगता है पहला नंबर पर। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो गाइस ये प्रयागराज में लगता है, प्रयागराज में। तीसरे नंबर पर बात करें तो हरिद्वार में लगता है, हरिद्वार। और चौथे नंबर पर आपका आता है नासिक में। तो 4 जगहों पर यह मेला लगता है और हर 12 साल में एक स्थान पर यह आयोजित होता है। यानी आप उज्जैन में लग चुका है ना, अब दूसरी बार 12 साल बाद लगेगा। और ये जो चारों हैं इनका जो अंतराल देखे तो हर एक 4 साल के अंतराल में हर दूसरी जगह पर मेला आयोजित होता है। यानी अगर उज्जैन में हुआ है तो उसके 4 साल बाद प्रयागराज में होगा, फिर उसके 4 साल बाद हरिद्वार में होगा, फिर उसके 4 साल बाद नासिक, नासिक के 4 साल बाद वापस से उज्जैन में होगा। यहाँ से नीचे तक जाने के बाद में उसी स्थल पर वापस आने पर 12 साल का टाइम हो जाता है। तो अगर उज्जैन की बात करें हम, उज्जैन में हर कितने साल में लगता है, तो 12 साल में लगता है। और ये अगर इस तरह से क्वेश्चन बने तो 4 साल का अंतराल रहता है प्रत्येक जगह पर। क्लियर है? क्वेश्चन किसी भी तरह का बने आपका, आपको याद मतलब याद क्या, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से याद रख पाएंगे। क्लियर है? और 2016 में जो आयोजित हुआ था उज्जैन महाकुंभ, ये कब हुआ था, तो अप्रैल मई के टाइम पे ये हुआ था। और 12 वर्षों के बाद 2028 में ये होगा उज्जैन में। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गलत युग्म आपको छांटना है इसमें से। अब आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनके सामने आपको गलत चीजें दे रखी है, उसमें से आपको गलत छांटना है कौन सा है। तो गाइस मंदाता का जो मेला है ये कहाँ पर लगता है, पंचमढ़ी में दे रखा है आपका, बट आपको पता होना चाहिए कहाँ पर लगता है। ये पंचमढ़ी में नहीं लगता है, ले पंचमढ़ी में ये नहीं लगता है मंदाता का मेला। धमोनी उर्स कहाँ पर लगता है, ये सागर में लगता है, बिल्कुल सही है। कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है, ये सोडलपुर में लगता है, जो कि हरदा जिले में आता है, बिल्कुल सही है। माघ घोघरा का मेला कहाँ पर लगता है, ये सिवनी में लगता है, बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मंदाता का जो मेला है ये पंचमढ़ी दे रखा है और इसमें नहीं लगता है, तो ये हमारा गलत पूछा है और ये गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूँ मंदाता का जो मेला लगता है गाइस, ये लगता है आपका खंडवा जिले में, खंडवा जिले में लगता है, जिसको पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यह मेला आयोजित किया जाता है। इसके अलावा पंचमढ़ी में कौन सा मेला लगता है, तो पंचमढ़ी में लगता है शिवरात्रि का मेला, शिवरात्रि का मेला लगता है पंचमढ़ी। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव जो आयोजित किया जाता है ये मांडू में आयोजित किया जाता है, इंदौर में और उज्जैन में। इन सभी जगहों पर मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव आयोजित किया जाता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन सही जवाब रहेगा। उपरोक्त सभी जगह पर यह मेला आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है इसके द्वारा ये जो है आयोजित किया जाता है, और इंदौर में, इसके अलावा मांडू में आयोजित किया जाता है, मांडू में और उज्जैन में। क्लियर है? तो इन 3 जगहों पर यह मेला आयोजित किया जाता है। और इसकी जो शैली होती है ये मालवी शैली होती है मालवा उत्सव की, क्योंकि मालवा उत्सव है तो मालवी शैली में आयोजित किया जाता है और इसमें नृत्य प्रस्तुत बेसिकली किया जाता है मालवा उत्सव में। यहाँ से आई थिंक ये क्लियर आपका हो गया होगा। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की अगर हम बात करें स्थापना की, तो गाइस इसकी जो स्थापना की गई ये आपको कुछ इस तरह से ऑप्शंस दे रखे हैं। सही जवाब हमारा रहेगा 1985 में, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी संस्कृत अकादमी की। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ और अकादमियां भी हम कवर करेंगे यहाँ पर, जैसा कि 1985 में आपकी संस्कृत अकादमी हो गई, इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें 78 की, तो 1978 में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा 1979 की अगर हम बात करें, तो गाइस 1979 में अलाउद्दीन खान जो संगीत अकादमी है, अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी, इसकी स्थापना की गई थी 1979 में। क्लियर है? और 1983 जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, 1983 1983 में सिंधी अकादमी की
सिंधी अकादमी की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर एक और दे रखा है, यहाँ पर नहीं दे रखा है, 1987 जिसमें तुलसी अकादमी की स्थापना की गई थी। क्लियर है? तो आपके लिए क्वेश्चन है अब गाइज हमारे लिए, यानी आपके लिए हमारा, कि आप बताइए मध्य प्रदेश हिंदी जो अकादमी है इसकी स्थापना कब की गई थी? क्लियर है? कमेंट में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। क्लियर है? अब सूची 1 भी दे रखी है, सूची 2 दे रखी है, मिलाना है आपको। दसपुर किसका नाम है? हमने अभी आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मंदसौर का पुराना नाम है दसपुर। तो दसपुर में आपको देखना है क्या है, सास बहू मंदिर, 12 अवतार की प्रतिमा, विष्णु मंदिर, सूर्य मंदिर। क्लियर है? और तिगवा जो कि जबलपुर में आता है, उदयगिरी और ग्वालियर। यहाँ से आपको जो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जल्दी से मिलाइए आप। किस तरह से आप मिला पाते हैं? देखिए दसपुर में क्या है, दसपुर में क्या है आपका, दसपुर में देखिए तिगवा, जो भी आपको पहले आ रहा है ना उस हिसाब से मिला लीजिए। देखिए जैसे कि आप अगर मान के चले कि ग्वालियर का अगर आपको पता है सास बहू मंदिर, ले रहे, तो ग्वालियर में क्या रहेगा हमारा, पहला हो जाएगा सास बहू मंदिर। इसके अलावा हमें उदयगिरी का भी याद है, उदयगिरी का भी याद है हमें, तो इसमें हो जाएगा 12 अवतार की प्रतिमा। तो ये हमारा क्या हो गया, डी हो गया, ये डी हो गया और ये सी हो गया। इसके बाद में अगर तिगवा की बात करें हम, तो तिगवा में क्या आता है, तो तिगवा में आता है आपका विष्णु मंदिर, है ना। तिगवा में विष्णु मंदिर आपका आता है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा विष्णु मंदिर, तो ये बी हो जाएगा हमारा। और दसपुर आपका आ जाएगा, यही बचा है लास्ट, तो ये इसमें आ जाएगा यानी सूर्य मंदिर। दसपुर में सूर्य मंदिर। ए बी सी डी उल्टा क्रम हमारा चलेगा, इसके लिए ए बी सी डी। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम क्रम देखेगा इनका 4 3 2 और 1, हमारा 4 3 2 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है सी वाले ऑप्शन में। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यही हमारा क्रम रहेगा 4 3 2 4 3 2 और 1। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के पारंपरिक लोकगीत किसके द्वारा गाए जाते हैं? संज्ञा के पारंपरिक लोकगीत जो गाए जाते हैं, ये गाए जाते हैं युवा लड़कियों के द्वारा, युवा लड़कियों द्वारा ये गाए जाते हैं। संज्ञा बेसिकली मालवा क्षेत्र का पारंपरिक लोकगीत है। इस क्षेत्र का मालवा का पारंपरिक लोकगीत है संज्ञा, और ये युवा लड़कियों के द्वारा गाया जाता है। हीरा भूमिया का मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? हीरा भूमिया का जो मेला लगता है ये ग्वालियर जिले में आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ग्वालियर जिले में इसका आयोजन किया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूरा स्थल को उनके जिलों से सुमेलित आपको करना है। ये पूरा स्थल है, इनको आपको इनसे सुमेलित करना है, जो कि आपको सूची 2 में दिखाई दे रहा है इनसे। तो गाइज यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हम इनको मिलाकर ही क्लियर कर लेते हैं। किस तरह से आपको जो भी पहले पता हो उस तरह से आप कर सकते हैं। निन्नौर गांव, पीतनगर, खलबाट, चटकारा, तो ये 4 ऑप्शन इधर दे रखे हैं, इनमें आपको मिलाना है। देखिए पहले नंबर पर कौन सा आएगा, निन्नौर गांव जो आता है, पीतनगर, अगर पीतनगर का आपको पता है गाइस तो आप पीतनगर, खरगोन, तो ये हमारा बी हो जाएगा। इसके अलावा खलपाट का अगर आप पता है तो खलपाट में जो आएगा ये धार में आता है, खलपाट, तो सी इसमें हो जाएगा। झटकरा किस में आता है, डी वाला, तो ये छतरपुर में आता है झटकरा, तो यहाँ से हमारा डी ए हो जाएगा। तो निन्नौर गांव बचा है तो ये सीहोर में हो जाएगा। इसमें सीहोर में ए बी सी और डी, इसमें भी उल्टा क्रम चलेगा, 4 3 2 1, 4 3 2 और 1, ए बी सी डी। क्लियर? नीचे से चलेगा, तो 4 3 2 1 पहले ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के भीमबेटका की खोज किस वर्ष की गई थी? मध्य प्रदेश के भीमबेटका की जो खोज की गई थी ये कहाँ पर की गई थी, ये आपको बताना है, किस वर्ष में की गई थी। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा 1957 में, 1957 में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनकी खोज की गई थी। अब इनकी खोज किसने की थी, तो डॉक्टर है, डॉक्टर वी एस वाकनकर, इनका नाम है डॉक्टर वी एस वाकनकर। अगर इनका पूरा नाम भी आपसे पूछ लिया जाएगा, इनका पूरा नाम है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, इनका पूरा नाम है डॉक्टर वी एस वाकनकर का, ये भी आप याद रखिएगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। इन्होंने इसकी खोज की थी 1957 में।
तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए डॉक्टर 1957 में डॉक्टर वी.एस. वाकनकर ने या डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने किस स्थल की खोज की थी, किस गुफाओं की खोज की थी। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज इन्होंने की थी। अब भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनको कब शामिल किया गया है यूनेस्को की साइट में, क्योंकि यूनेस्को की साइट में शामिल है ये, तो 2003 में इनको शामिल किया गया है। इसके अलावा गाइस आपका जो सांची है इसको 1989 में किया गया है, और आपके जो खजुराहो है, खजुराहो ये भी इसमें शामिल है। तो खजुराहो को 1986 में शामिल किया गया है। 1986, 89 और 2023, तो 2003, 1989, 1986, इस तरह से याद रखिएगा। अब नवीन जो सूची शामिल की गई है उसमें भी आपके कई शहरों को शामिल किया गया है। उसकी अगर अलग अलग इंडेक्स में अगर हम देखें उसमें भी शामिल किया गया है। वो हमने करंट अफेयर की ई बुक में आपको कवर करवा दिया है। क्लियर है? तो उसमें आप स्टैटिक जीके भी आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर की ई बुक में सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपने ई बुक चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे रखी है। गाइस ये कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है ये पुरानी है, हमने अपडेट करना भूल गए। अब नई जो कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज आएगी वो वैकेंसीज रिलीज हो जाए उसकी जस्ट बाद आ जाएगी। बाकी आपकी पटवारी की और आरक्षक की जो आबकारी आरक्षक है इसके लिए जल्द से जल्द हम टेस्ट सीरीज लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका जो कंटेंट है वो उनका काम चल रहा है लिखने का, टेस्ट सीरीज बनाने का। जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। इन सभी का डेमो चेकआउट नहीं किया ई बुक का और कोर्सेज का तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डेमो चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। जितना अच्छा कंटेंट हम यूट्यूब पे आपको दे रहे गाइस, इससे लाख गुना अच्छा कंटेंट हम वहां पर आपको दे रहे हैं। तो आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि डेमो चेकआउट करने की कोई भी चार्ज नहीं लगता है। क्लियर है? एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि हम जो चीजें बता रहे हैं ये वास्तव में आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर गाइस सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए जितने भी वीडियोस आने वाले, क्योंकि हम स्पेशल टॉपिक पर अभी वीडियोस लाने वाले हैं आपके लिए, जो भी आपकी टारगेट करके एग्जाम को उन टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेंगे, तो वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखेंगे तो। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नए स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।